18 जनवरी 2004 में एक मुकेश खंडेलवाल नामक व्यक्ति जयपुर जंक्शन जो राजस्थान में लगता है वहाँ पे जाता है टैक्सी खोजने। उसे यूपी के हापुड़ जाना था। वहाँ से अपने बीवी बच्चों को वापस जयपुर लाना था। यह कहते हुए 2-3 टैक्सी ड्राइवरों से मिलता है, लेकिन लंबी दूरी होने के कारण लोग मना कर देते हैं। तभी वह एक लड़की से कहता है जिसका नाम चांद खान होता है, तो वह थोड़े विलम्ब सोच के राजी हो जाता है जाने के लिए। हालांकि लंबी दूरी थी, इसके लिए वो अपने भाई शराफत खां को भी साथ ले लेता है और उसके बाद यूपी के लिए रवाना हो जाते हैं। जैसे ही ये यूपी के दौसापुर जिले के मावा पहुंचते हैं तो वहाँ पर ये उतर कर एसटीडी बूथ पे कॉल करता है अपने पिता को और जानकारी देता है कि लंबी दूरी होने के कारण मैं आज नहीं आ पाऊंगा, कल आऊंगा। वह इसकी जानकारी देता है। फिर उसके बाद कल वह गफ्फार खान कल बीत जाता है, फिर उनका बेटा वापस नहीं आता है। ना ही फोन आता है, ना ही जयपुर वह यूपी के हापुड़ जाने का सूचना मिलता है, ना ही वापस आने का मिलता है। ऐसे ही धीरे धीरे 2 दिन बीत जाते हैं। तब उसके पिता गफ्फार खां वहाँ के थाना जीआरपी रेलवे जंक्शन के पास वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाते हैं। जीआरपी पुलिस इसका रिपोर्ट लिखती है और जांच शुरू कर देती है। वहाँ के डीएसपी महेंद्र भगत और थाना प्रभारी मंसूर अली के निगरानी में पड़ताल शुरू करते हैं। वे वहाँ यूपी के दौसा जिले के महवा जो एसटीडी बूथ होता है वहाँ पर कैंपेन करते हैं और वहाँ पता करते हैं कि यहाँ से आगे वो कहाँ गया है। तभी वहाँ से पूछताछ में ये पता चलता है कि चांद खां यहाँ से कॉल करने के बाद उसके बाद एक आदमी उसी टैक्सी में से कॉल करता है। यहीं से पुलिस उस नंबर को ट्रैक करती है जो चांद खान के बाद कॉल किया होता है। जब पुलिस नंबर ट्रैक करती है तो ये पता चलता है कि वह कासमगंज के मोटी चाय वाली आंटी का नंबर होता है। तो पुलिस उस मोटी चाय वाली आंटी से पूछताछ करने पहुंचती है तो वे आंटी बताती हैं कि डॉक्टर देवेंद्र ने कॉल किया था जो मेरे रिश्तेदार उदयवीर और राजू रजवा से बातचीत करने के लिए। तो पुलिस उन लोगों को खोजना शुरू कर देती है, उदयवीर और राजू रजवा को। वो लोग मिलते नहीं हैं। इसी बीच एटा जिले के गंगा नहर में यूपी पुलिस को 2 लाशें मिलती हैं। पुलिस को गंगा नहर से लाशें निकलवाती हैं। हालांकि 100 क्षत विक्षत हो गया था, लाश का ज्यादा नुकसान हो गया था। तो उसका पंचनामा तैयार करके उसका घड़ी और कुछ वहाँ का जो कंबल में लाश में जो कंबल ले लेते हैं, बाकी उसका दाह संस्कार कर देते हैं। क्योंकि उनके पास कोई लाश के रिपोर्ट या लाश की कोई सूचना उन्हें मिलती नहीं है, जिसे लावारिस समझकर उसका दाह संस्कार करते हैं। जब यह बात जयपुर पुलिस को पता चलती है तो यूपी पुलिस एटा जिले से संपर्क करती है और उस लाश को गफ्फार खां चांद खान के पिता से दिखलवाती है। बरामद किए गए घड़ी और कंबल तथा हुलिये से वे पहचान लेते हैं और वे पुष्टि कर देते हैं कि वह उनके बेटे की लाश है। जयपुर पुलिस अब इस गुमशुदगी को मर्डर का रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू कर देती है। बहुत बार दाबिश देने के बाद उदयवीर और राजू रजवा को पुलिस पकड़ लेती है, उनसे पूछताछ करती है उस काल के बारे में जिसने काल किया था। तो वो बतलाते हैं कि वह काल मुकेश खंडेलवाल का होता है जो यूपी पुलिस के हाथरस के जेल में बंद है। पुलिस प्रशासन की अनुमति लेकर उसे जेल में पूछताछ करने पहुंचती है। तब वहाँ जब पुलिस पहुंचती है तो उसका नाम मुकेश खंडेलवाल होता है। जब उससे पूछताछ करती है तो वह डॉक्टर देवेंद्र शर्मा पता चलता है तो वह थोड़ा समय में नहीं आता है कि आखिर इसका मुकेश खंडेलवाल नाम था, देवेंद्र शर्मा कैसे हो गया। चांद खां और शराफत खान के बारे में उससे पूछताछ करती है तो वह बताता है कि उसके गांव अलीगढ़ में 2 लोग हैं जो उसका मर्डर कर दिए हैं और इसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस अलीगढ़ में उन 2 लोगों को गिरफ्तार करती है और उन्हें सजा दिलवाकर उन्हें जेल पहुंचा देती है और ये केस क्लोज हो जाता है। लेकिन कुछ महीने बाद ये जो 2 लोगों को ये गिरफ्तार करवाता है, ये लोग उन्हें वहाँ के डीआईजी को लेटर लिखते हैं कि साहब हमने कत्ल नहीं किया, हम बेकसूर हैं, हमें फंसाया गया है। जब यह जयपुर पुलिस को लेटर मिलता है तो वे वहाँ की पुलिस जांच के आदेश दे देते हैं। फिर महेंद्र भगत और थाना प्रभारी मंसूर अली के नेतृत्व में एक टीम यूपी जाती है और जयपुर में जहाँ पर शराफत खान और चांद खां उस सवारी को बैठाते हैं, वहाँ के ऑटो टैक्सी ड्राइवरों की सहायता से उस शख्स का स्केच पुलिस बनवाती है जिसने इन लोगों को बैठाया था। और ऐसी घटनाएं
अलीगढ़ में कुछ हो रही थी, जहाँ पर ऑटो चालक गायब हो रहे थे, टैक्सी ड्राइवर, उन लोगों की भी मदद ली जाती है स्केच बनाने में। जो स्केच बन के निकलता है वह डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जो जेल में बंद है उसके उससे मिल जाता है। फिर पुलिस उस देवेंद्र शर्मा से पूछताछ करती है, तो वहाँ पर देवेंद्र शर्मा का एक साथी होता है काशी, जो बतलाता है कि यह देवेंद्र शर्मा उन दो लोगों को फंसाया है, और वह जेल में यह बात करके हंसता था कि हमने अपने दुश्मन को फंसा दिया, पुलिस को चकमा दे दिया और पुलिस चकमा खा गई। तब पुलिस को यकीन होता है कि जो दो लोगों को इन्होंने गिरफ्तार कर जेल भेजा था वो बेकसूर हैं। पुलिस इसे सख्ती करती है, तो ये बताता है कि उदयवीर और राजू रजवा जो हैं दोनों और यह देवेंद्र शर्मा मिलकर उसका कत्ल किए थे। पुलिस इसे सख्ती से पूछताछ करती है और इसे रिमांड पर लेकर जयपुर लेकर जाती है। राजू रजवा और उदयवीर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पूरी तहकीकात चलती है। आगे पुलिस को ये बताता है कि इसने चांद खां और सराफत खान को रास्ते में ले जाकर अपने एक भाई के यहाँ रुका था ये रात में, और मौका संदिग्ध होने के कारण ये वहाँ रात में थोड़े विलम्ब रुका और फिर चल दिया, और वहाँ से अपने उदयवीर और राजू रजवा को बुला लेता है। फिर ये टैक्सी में बैठा लेता है। जैसे ही टैक्सी आगे बढ़ती है तो यह टॉयलेट की बहाना करके और टैक्सी रुकवाता है, और पीछे से ये राजू रजवा, उदयवीर और देवेंद्र अपनी बेल्ट निकाल कर उनका पीछे से गला पकड़ के कस देते हैं, जिससे इनकी मौत हो जाती है, और इन दोनों की लाश ले जाकर हजारा नाले में फेंक देते हैं। हजारा नाला में फेंक देते हैं और फिर ये दोनों चल जाते हैं। जिससे जब ये जेल में था तो इसके पीछे इसकी एक सजा काट रहा था, वो इलीगल किडनी प्रत्यारोपण का। ये किडनी प्रत्यारोपण रैकेट से जुड़ा हुआ था। ठीक इसी तरह खुलासा हुआ इस घटना का, लेकिन केस यही क्लोज नहीं हुआ। पुलिस इसे सख्ती से और पूछताछ करती है, तो ये बताता है कि इसके बारे में जब इसकी क्राइम हिस्ट्री के बारे में खंगाला जाता है तो एक ऐसा सच सामने आता है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। पूरी आप सोचेंगे कि ये कैसा डॉक्टर है। आखिर हम डॉक्टरों को भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन ये डॉक्टर के रूप में एक शैतान था। ये 1984 में बिहार के सीवान से BAMS आयुर्वेद से एक डिग्री प्राप्त करता है। उसके बाद राजस्थान जयपुर में अपना एक हॉस्पिटल खोलता है, जिसका नाम जनता डायग्नोस्टिक हॉस्पिटल होता है। यह 1994 तक इसे चलाता है। पूरी जितनी सेविंग किया होता है, जितना हॉस्पिटल से पैसा कमाता है 11 लाख, वह एक भारत फ्यूल पेट्रोल का एक डीलरशिप लेने में लगा देता है। जब उसका डीलरशिप खरीद लेता है तो इसको पता चलता है कि वह एक फ्रॉड कंपनी है, जिसने इसको चूना लगाकर और रातों रात कंपनी भाग जाती है बहुतों को चूना लगाकर, जिससे सदमे में आ जाता है। जीवन की 11 साल की पूरी कमाई इसकी बर्बाद चली जाती है। इसके बाद इसने जुर्म की दुनिया में एक कदम रखा था। यह उसके बाद 1995 में एक फेक गैस एजेंसी अलीगढ़ के अपने छर्रा गांव में खोलता है, और गैस सिलेंडरों की आपूर्ति ये लखनऊ से करता है। धीरे धीरे जब लखनऊ से करता था तो यह काम इसको अच्छा नहीं लगता था और इसका ज्यादा फायदा होता नहीं था। लखनऊ से अलीगढ़ छर्रा में लाना दूरी ज्यादा थी, तो यह उसी गांव के करीब दलालपुर के उदयवीर और राजू रजवा और वेदवीर के संपर्क में आया, जो लुटेरे थे, और वे ये सब मिलकर प्लान बनाते हैं, जो जयपुर और अलीगढ़ में LPG गैस सिलेंडर ट्रकों से लाद कर जाते हैं, उनको लूटेंगे, और ये लूटना शुरू कर देते हैं। रात के समय में करीब 1.5 साल तक ये ट्रकों को लूटते थे और ड्राइवर की हत्या कर देते थे, और LPG गैस अपने नकली गैस एजेंसी पर लाकर बेचता था, और ट्रक को या मेरठ में बेच देता था, जहाँ पर ट्रक की तुरंत काट कर वहाँ के मैकेनिक बेच देते थे, और यह जिनकी हत्या करता था उनकी लाश को ले जाकर हजारा नाले में फेंक देता था, जहाँ पर मगरमच्छों की संख्या इतनी ज्यादा होती थी कि जिन लाशों को फेंकते थे मगरमच्छ खाकर उन्हें पचा देते थे, डिकम्पोज कर देते थे, जिससे पुलिस को कोई सुराग मिलता नहीं था। करीब 1.5 साल में इसने 2 दर्जन लोगों की हत्या करी, 24 लोगों की हत्या करी। जब 1.5 साल बाद पुलिस इसकी फेक गैस एजेंसी के रिपोर्ट में गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि लाश का ना मिलना और कुछ सिद्ध नहीं होता था, यह सिद्ध नहीं हो पाता था कि इसने मर्डर किया है, लेकिन इसने करीब 24 लोगों की उस समय हत्या कर दी और ट्रकों को लूटा और बेच दिया, और उन लोगों का किडनी निकलवा लेता था, क्योंकि यह जब 11 लाख इसका डूब गया था उसी समय किडनी प्रत्यारोपण के गैंग में संलिप्त हो जाता है, जो बल्लभगढ़, जयपुर और अलीगढ़ में चलते थे, और किडनी प्रत्यारोपण में भी था, और ये गैस फेक एजेंसी भी चलाता था, और अलीगढ़ में
जो टैक्सी ड्राइवर रात के समय लोगों को किराए पर लेते थे, जाते थे, उनकी हत्या भी करता था। अलीगढ़ में एक समय इतना खौफ हो गया था इसका कि रात के समय टैक्सी ड्राइवर रात के समय कहीं जाने से डरते थे, कहीं वो गायब ना हो जाए। अलीगढ़ में ये रात के समय टैक्सी लेता और जैसे ही किसी सीमान या सुनसान एरिया में टैक्सी जाती, वहां पर रोक कर उनका गला दबाकर मार देता और टैक्सी को मेरठ में बेच देता और उनके लाश को अपने हॉस्पिटल ले जा उनका किडनी निकाल कर और उनको हजारा नाले में फेंक देता। बाकी काम मगरमच्छ कर देते थे, लाश को खा जाते थे, कोई सबूत मिलता नहीं था। धीरे धीरे इसने ऐसे ही यह करता चला गया। करीब इसने 2004 तक 125 किडनी ट्रांसप्लांट किया था। एक पुलिस की पूछताछ में ये बताता है कि इसने करीब 100 मर्डर किए थे और 100 मर्डर करने के बाद इसने गिनती करना छोड़ दिया कि इसने कितने मर्डर किए। सोचिए, ये जो जिन्हें हम भगवान, डॉक्टरों को भगवान मानते हैं, ये लेकिन डॉक्टरों के रूप में पूरी पूरी शैतान था। भारत के सीरियल किलिंग इतिहास का सबसे बड़ा सीरियल किलर में इसकी गिनती होती है। जयपुर सेंट्रल में इसे आजीवन कारावास की 2004 में आजीवन कारावास की सजा मिलती है। करीब 2004 से 2020 तक जेल में सजा काटता है और 2020 में इसके अच्छे बर्ताव के कारण इसे पैरोल मिल जाती है और फरवरी में पैरोल से बाहर आता है 20 फरवरी को, और 30 दिन के पैरोल पे बाहर आता है, जिससे पैरोल की जब समय सीमा समाप्त होती है तो वह वहां से भाग जाता है। फिर यह जेल में नहीं जाता है, पुलिस को चकमा देकर भाग जाता है। कुछ दिन यह दिल्ली के मोहन गार्डन में रहता है। उसके बाद यह बापरौला चला जाता है, बापरौला जिले चला जाता है। वहां पर एक विधवा महिला से शादी करता है और डीलरशिप का काम शुरू कर देता है। उसी बीच पता चलता है कि 2020 में जब कोरोना वायरस का प्रकोप चला था तो किसी एक लड़की ने इसका वीडियो डाल दिया था कि यह डॉक्टर जो किडनी निकालता है। जैसे ही ये सूचना दिल्ली पुलिस को मिलती है, नारकोटिक्स टीम को, तुरंत हड़कंप मचा जाता है और वहाँ की दिल्ली पुलिस नारकोटिक टीम की पुलिस उसे जाकर गिरफ्तार करती है और उसे जयपुर पुलिस को सुपुर्द कर देती है। फिर इसे जेल भेज दिया जाता है और इस प्रकार इसकी कहानी का अंत हुआ। सोचिए, ऐसा डॉक्टरों से हम अपेक्षा रखते हैं कि डॉक्टर भगवान होते हैं और एक मरीज की, एक बीमार व्यक्ति वो इलाज करते हैं, उन्हें हम भगवान का रूप मानते हैं, वो हमें नई जिंदगी कभी कभी दे देते हैं। लेकिन ये शख्स है डॉक्टर में पूरी पूरी शैतान था। आखिर पुलिस इसको पकड़ क्यों नहीं पा रही थी और इतनी बार ये बच क्यों जा रहा था? आखिर 100 हत्याएं जब उसने किया तो उसे फांसी की सजा क्यों नहीं हुई? क्या लगता है आपको? ऐसा लगता है कि 2004 में जब सीसीटीवी कैमरे की अभाव थी, सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होते, इसलिए पुलिस की नजर से बचता रहा और अपने गुनाह का सिलसिला जारी रखा। और पूरा केस अध्ययन करने पर ऐसा लगता था कि इसका कुछ पुलिस लोगों से भी साठगांठ था। जो शुरुआत के दौर में जिस समय इसने नकली फेक गैस एजेंसी खोली, उस समय अगर पुलिस इस पे सख्ती करती या इस पे कड़ी कार्रवाई की होती, शायद ये रुक जाता। लेकिन इसका धीरे धीरे मंसूबा बढ़ता गया और पुलिस को भी ये चकमा देने लगा, जिससे बहुत बड़ा सीरियल किलर बन गया। चांद खां और गफ्फार खान के पिता का पुलिस में रिपोर्ट करना और न्याय के लिए लगे रहना, डटे रहना, यही है जो इस खूंखार डॉक्टर को, जिसके हम डेथ डॉक्टर भी कहते हैं, इसका खुलासा हुआ। नहीं तो यह कितनों का आगे मर्डर करता, यह किसी को पता नहीं था, किस हद तक जाता। ऐसे ही इनकी साहसी और सूझबूझ जो एक ऐसे क्रिमिनल, ऐसे खूंखार इविल माइंड आदमी को पकड़ा गया। नमस्कार दोस्तों, ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट केस में।